सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक्स हैं। वी विल डिस्कस वेरियस आस्पेक्ट। एक टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दिस वी कॉल इट इज एम्बेलमिंग करके है। तो द हिंदू का जो संडे का सेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू आपका पब्लिश होता है एंड दैट इज़ द रीज़न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेशन होता है। तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे जो टॉपिक्स हैं वो आपके आते हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एम्बैलमिंग करके है। इससे कोई मेंस का प्रश्न नहीं आएगा, प्रीलिम्स का एक टॉपिक है। मैमल्स इन ग्रुप, ये भी प्रीलिम्स से रिलेटेड है। और मशीन लर्निंग एंड डीप मशीन लर्निंग, दिस इज रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अर्थ वॉलेटाइल केमिकल्स, ये एनवायरनमेंट का एक टॉपिक बन जाता है। मैग्नेटाइट एंड पोल्यूशन, ये एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज एंड हाइड्रो पावर जनरेशन है। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। एंड देन मिस्टी मिशन है, ये प्रोग्राम मैनग्रोव से रिलेटेड है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड इन द कंटेक्स्ट। तो ये जोग्राफी एनवायरनमेंट का ये भी टॉपिक है। तो यू कैन सी कि काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे आपके फ्रेम होते हैं, द क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड। जो ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, इनके जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं इन पर काफ़ी, और इनमें ये न्यूज़पेपर के अंदर ये जो चीज़ें आती हैं वहीं से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम होता है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 मंथ्स फ्री हैं। अब देखो इसमें, देखो मेरे जो कोर्सेस आएंगे वो तो आप देख पाओगे। इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, टॉप एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब एक बार आप जुड़ते हो 12 महीने के लिए, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको नोट्स मिलेंगे, अभी आपको पूरा जो अपडेटेड नोट्स हैं वो मिलेंगे। तो अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो और कोड डाल दो SPLIV, कोड डाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम भी आपका आ रहा है, तो इस साल के अगर आप प्रीलिम्स का कर रहे हो तो 9 फेब से शुरू हो रहा है प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम की। अगर हम बात करें तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेक्शन है, एक्सेस टू प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। 100% प्रिपरेशन इन 300 आवर्स। तो देखो अभी अगर आप प्रिपरेशन प्रीलिम्स की कर रहे हो तो इसको, इस कोर्स को भी आप चाहो तो अलग से जुड़ सकते हो। तो ये कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। मेरे द्वारा जो इसे जो कोर्स लेकर आए जाएंगे, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, IR और एग्रीकल्चर, ये मैं आपको चारों चीज़ें करवा दूंगा बिफोर द प्रीलिम्स। ठीक है, जो एडवांस टॉपिक्स हैं इन एरिया से, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, ये वही बच्चे कर, उनके लिए इम्पोर्टेंट है जब आप प्रीलिम्स जो 2023 की तैयारी कर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है कि सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे हो, ये सारे टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं, तो ये बहुत अच्छे टॉपिक्स इसमें कवर्ड रहेंगे, और इसको ऐसा कोर्स अलग से ज्वाइन नहीं करना है। जैसे अभी अब मेगा एक्सटेंशन ऑफर है, उसमें आप जुड़ते हो 12 महीने के लिए, 4 महीने भी फ्री है, तो मेंस वाला भी आपका इंक्लूडेड है। और साथ में ये सब चीज़ें सब कुछ इंक्लूड है, अलग से कुछ नहीं जुड़ना है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, साथ में मेरी कोर्सेज वो भी इंक्लूडेड है और टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज भी इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक आपका एम्बैलमिंग करके है। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एम्बाल्मिंग का। तो यहाँ पे देखो, स्टडी फाइंड्स 3 डिफरेंट मिक्सचर यूज्ड फॉर एम्बाल्मिंग। तो एम्बाल्मिंग शब्द का मतलब क्या होता है, ये आप देखो। तो एम्बाल्मिंग का क्या मतलब है, जब किसी बॉडी को आप प्रिजर्व कर, जैसे आपने देखा होगा ममीज जो होती है इजिप्ट के टाइम पे, तो कई केमिकल्स का इस्तेमाल करके, केमिकल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करके जो बॉडी है उसको प्रिजर्व किया जाता था। द बॉडी यूज टू बी प्रिजर्व। तो इस प्रोसेस को एम्बाल्मिंग शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मतलब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा कि बहुत सारे डिफरेंट जो मिक्सचर्स हैं उसका इस्तेमाल होता था, जैसे एल्मी रेजिन, पिस्टेकेसिया, ट्री रेजिन, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके एम्बाल्मिंग आपका किया जाता था। जिससे स्किन को सॉफ्टनिंग, मतलब बॉडी वॉश करके और स्किन की सॉफ्टनिंग, और इसके लिए आपका एम्बाल्मिंग किया जाता था। तो इस प्रोसेस को जो एम्बाल्मिंग है, मम्मीफिकेशन भी कहते हैं। जैसे अगर आप ये इमेज देखोगे ना, तो दिस इज़ ये एक मम्मी है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसकी बॉडी को काफ़ी समय तक, जो इसमें स्किन भी है, देखो हेयर भी प्रेजेंट है, स्किन भी प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें प्रिजर्व होती है। इसके लिए सर्टेन जो केमिकल्स हैं, दोज केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड, जो केमिकल्स उनका इस्तेमाल आपका किया जाता है कंटिन्यूस बेसिस में, जो केमिकल का इस्तेमाल आपका किया गया है। तो एम्बेलमिंग याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्टडी आई है, एंड दिस स्टडी, देखो इसमें ऐसा कोई मेंस का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसमें जैसे प्रीलिम्स में आजकल क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी साथ में ही हो रहा है, तो कुछ जो ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर नज़र हमारी बने होनी चाहिए। तो देखो ये स्टडी आई है जिसमें ये कहते हैं कि जितने भी जीव हैं, अगर वो जितने साथ में रहते हैं, जैसे कई मैमल्स हैं, अगर वो ग्रुप में रहते हैं तो दे कैन लिव लॉन्गर टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इसमें गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी के बारे में बात की गई, बो हेड वेल्स
हॉर्स शू बैट, इनके बारे में आपकी बात की गई। तो इसमें देखो ऐसा कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा। तो क्वेश्चन जो आपका जनरली फ्रेम हो सकता है दैट इज़ आपका रिलेटेड है कि जैसे जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है जनरली, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड कोई प्रीलिम्स में स्टेटमेंट लिख दिया जाए, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का साथ में होता है, तो वहाँ पे कुछ प्रश्न आपके लिए बन सकता है। बाकी देयर इज़ नो चांस। मेंस में तो कोई चांस नहीं है प्रश्न बनने का। नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस वी कॉल इट एज अ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मशीन लर्निंग एंड द डीप मशीन लर्निंग। दो चीज़ें ऐसी हैं, व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मशीन लर्निंग एंड अ डीप मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे देखो मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, सो मशीन लर्निंग कॉम्स रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हाईलाइट किया गया है, ये टॉपिक आपका साइंस टेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो रिसर्चर्स ने कहा कि मशीन लर्निंग मेथड का इस्तेमाल करके उन्होंने अनयूजुअल रेडियो सिग्नल्स को किया है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है वो देखना है, क्योंकि देखो एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी देखो यहाँ पे देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि यहाँ मेंस का आपके लिए प्रश्न आ सकता है एप्लीकेशन। यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एस्ट्रोनॉमी। ये प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मशीन लर्निंग का मतलब क्या हुआ। अच्छा देखो, मशीन लर्निंग का मतलब, इस डायग्राम को इमेजिन करो, ये ब्रेन है आपका। ब्रेन किस तरीके से चीज़ें देखता है, जैसे आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, कोई चीज़ गए देखा, कुछ पढ़ा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, तो उसके बेसिस में आपका ब्रेन चीज़ें सीखता रहता है। ठीक है, ये ह्यूमन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के लिए क्या है, जब मशीन किसी डेटा को, एल्गोरिदम को, जो डेटा, एल्गोरिदम, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, जो भी आपका हो, इस टाइप की चीज़ों को गो थ्रू होता है, तो वो सर्टेन एल्गोरिदम के बेसिस में कुछ मशीन जो है वो ऑप्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, उसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, एआई का जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है कि जैसे अब एस्ट्रोनॉमी में कैसे इस्तेमाल हुआ कि आज से 10 साल पहले रेडियो सिग्नल्स जो है वो लिए गए, उसको डिटेक्ट किया गया, अब उससे रिलेटेड कुछ डेटा होगा, आज आए अनयूजुअल कुछ आपके रेडियो सिग्नल्स आए, अब सारे जितने भी रेडियो सिग्नल्स के डेटा उनको ऑप्ट किया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ कंक्लूजन किया जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस आइडिया और द एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ब्रांच है, जिसमें क्या है, डेटा, एल्गोरिदम जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसका इस्तेमाल करके एंड जैसे हम लोग सीखते हैं, वैसे मशीन भी उन बेस्ड ऑन डेटा एल्गोरिदम के बेसिस में अपना जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करती है, इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। सो लाइक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। उसके बाद कई प्रकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस है उसमें भी इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है। एंड वी कैन से कि ये जो डेटा, बिग डेटा आज के समय में बहुत होता है, बिग डेटा आपने पढ़ा भी होगा, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे आप इतना सारा सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है, उसे हम बिग डेटा भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वी कॉल इट एज अ बिग डेटा। सो वो बिग डेटा जनरेट होना। फिर देखो एक देयर इज अ केस ऑफ और डीप मशीन लर्निंग। देखो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एक नॉर्मल मशीन लर्निंग और डीप मशीन लर्निंग के बीच का अंतर क्या है। ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मतलब अगर आप बात करो कि डीप मशीन लर्निंग, जैसे जब भी किसी नॉर्मल मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं, तो आप एक एक रिफाइंड वे में एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो आपको प्रोवाइड करते हो। जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, अभी आपको पता है मुझे पॉलिटी करनी है, तो आपको किसी ने लक्ष्मीकांत दे दी, लक्ष्मीकांत दे दी, तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी और आपकी बढ़िया तरीके से आप समझ गए, पॉलिटी पूरी पढ़ के तैयार हो गए। ठीक है, आपकी पॉलिटी से रिलेटेड लर्निंग कंप्लीट हो गई। ठीक है। वेन यू टॉक अबाउट डीप लर्निंग, डीप लर्निंग मान लो आपको पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट, आपको ज्योग्राफी, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स दे दिए। अब क्या है, डीप मशीन लर्निंग क्या करती है, चाहे कितना भी डेटा मिल जाए, उसमें से जो उसको चाहिए अरेंज डेटा है वो निकाल लेती है। ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा लेबल करके डेटा सेंड नहीं करना है कि नहीं, जैसे ये नहीं कि बस पॉलिटी के लिए आप यही पढ़ो, मतलब मशीन के कंटेक्स्ट में अगर सोचो कि यही नहीं कि सिर्फ ये डेटा है, इस डेटा से ही आपको सीखना है, रॉ डेटा बहुत ह्यूज डेटा होगा। डीप मशीन लर्निंग क्या करेगी, उससे जो रिफाइंड चीज़ें हैं उसको निकाल के जो अपना लर्निंग प्रोसेस है उसको इंक्रीज करेगी। तो इसे हम कहते हैं कि वी कॉल दिस एज डीप मशीन लर्निंग। ठीक है। सो इट यहाँ पे क्या है, लेबल डेटा सेट की ज़रूरत आपकी नहीं है, इवन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होगा देन ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये क्यों किया गया है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन। अब जैसे सपोज करो मशीन लर्निंग करनी है, अब कौन सा डेटा आ जाएगा इस पे, तो फिर ह्यूमन ही
सिखा रहा है ना कि ह्यूमन के जो भी है उसके बेसिस पे ही अच्छा ये डेटा इसको देना चाहिए, ये डेटा नहीं है, ये डेटा इसके काम का है, इस टाइप का मशीन को आप उस डेटा को दे रहे हो। अब मशीन को अगर आप रॉ डेटा दे दोगे तो बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिदम मशीन खुद से चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देगी। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीप मशीन लर्निंग और नॉर्मल मशीन लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल ओरिजिन्स। केमिकल ओरिजिन, तो यहाँ पे देखो अभी ये प्रीलिम्स का इसमें प्रश्न आ जाएगा। देखो इसमें कहा गया कि जो मेटेरॉइड्स हैं, जैसे मान लो आसमान के अंदर बहुत सारे आपके प्लैनेट्स हैं, उनके फ्रेगमेंट्स टूटे, उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगते हैं तो मेटेरॉइड्स, मीटियोर्स, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें कहा गया कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं उनका ओरिजिन लिंक्ड है मेटेराइट से। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल जिंक प्रेजेंट है, तो जिंक जो है एस्टेरॉइड से आपका ओरिजिन हुआ है। एस्टेरॉइड्स जो कि आपका सोलर सिस्टम से आया था। एंड कई प्रकार के ऐसे जो एस्टेरॉइड्स हैं, जैसे आपका मार्स जुपिटर के बीच की बेल्ट है, वहाँ पे एस्टेरॉइड प्रेजेंट है, तो वहाँ से आया, पृथ्वी में आया, टकराया, है ना। तो कई जगहों में दे बिकेम द सोर्स ऑफ वेरियस केमिकल्स, लाइक जिंक का सोर्स बन गए। अब आपको देखो इसमें प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न आ सकता है जैसे जैसे मान लो आपको सोलर सिस्टम क्यों पढ़ना पड़ता है, जैसे इससे पूछते हैं ना कि ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया, क्या बेनिफिट है इसका। तो आप इसका एग्जांपल बता सकते हो कि देखो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं जो हमको चाहिए होते हैं, दैट वी कैन गेट फ्रॉम दीज एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स। तो तभी हमें मिलेगा व्हेन वी स्टडी, और स्टडी के लिए आपको मिशन भेजना पड़ेगा। तो कई बार देखो मेंस में भी प्रश्न पूछा कि ऐसे मिशन क्यों भेजने की जरूरत पड़ती है, वाई वी नीड टू वाई वी नीड टू सेंड सच मिशंस, ऐसे मिशंस क्यों सेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ एनवायरमेंटल मैग्नेटिज्म। ये एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पे मैग्नेटाइट इन रोड साइड डस्ट रिवील्स सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, जो मैग्नेटाइट है रोड साइड में, ये जो डस्ट है, इट रिवील्स द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। व्हाट बेसिकली इज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अब इसमें देखो क्या है कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा एक इशू है अर्बन एरियाज़ में। अगर आप लेवल ऑफ पोल्यूशन देखना चाहते हो तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। सो एक टर्म है, ये आप यूज़ कर सकते हो, ये एनवायरमेंटल मैग्नेटिज्म। ये पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 के अंदर। ठीक है, एनवायरमेंटल मैग्नेटिज्म तो क्या होता है। मैग्नेटिज्म एज इट डिपिक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट footprints on the magnetic minerals present in the environment samples such as soil, dust and sediments। तो इसका क्या मतलब हुआ, when you talk about the environmental mechanism, मतलब there are particles, you all are aware, there are certain particles जिनका क्या है, these particles they have a magnetic properties। ठीक है, जो ये particles होते हैं they have a magnetic properties, and because they have a magnetic properties, क्या इम्पैक्ट होगा जो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर, प्रेजेंट है डस्ट के अंदर, प्रेजेंट है डिफरेंट सेडिमेंट्स के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स प्रेजेंट सॉइल, डस्ट, सेडिमेंट्स के अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट, मतलब उस उन पार्टिकल्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, पॉल्यूशन का। ठीक है, क्लाइमेट चेंज या जो पॉल्यूशन है उसका क्या इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ें स्टडी की जाती है वो एनवायरमेंटल मैग्नेटिज्म पर किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी जैसे स्टडी होगी तो दे विल स्टडी कि अच्छा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, देखते हैं जैसे इतना पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स को स्टडी किया जाएगा, पार्टिकल्स को भी स्टडी किया जाएगा कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स का क्या इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो मैग्नेटाइट वॉज प्रोपोर्शनल टू द ट्रैफिक ऑन गिवन रोड्स, लाइक फॉर एग्जांपल कई जो जैसे मैग्नेटाइट एक है, तो ये क्या है कि जैसे जो फॉसिल फ्यूल है उसके बर्निंग की वजह से दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, एंड ये जो पार्टिकल्स हैं इनको क्लासीफाई भी किया जाता है मैग्नेटाइट को रफ और मेल्ड लाइक, एंड दीज मेल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हाई टेम्परेचर कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये मैग्नेटाइट्स हैं, तो मैग्नेटाइट्स भी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से आपकी ये आपके प्रेजेंट होंगे। एंड ये जो मैग्नेटाइट्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर या सरफेस होगा, एक तो रफ हो सकता है, दूसरा ये मेल्ड लाइक भी हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मेल्ड लाइक होगा, ये क्या है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। जो टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर कंबशन जो है फॉसिल फ्यूल का, उसके लिए ये आप रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रफ एंड मेल्ड लाइक, ठीक है, रफ एंड मेल्ड लाइक वी कैन से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वी कॉल दिस एज हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर की बात किया जाए
तो इट्स हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी एक स्टडी आई है, जो अब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है। कि अब आप इमेजिन करो क्या होता है कि जैसे ये काफ़ी सारा ये पानी निकल रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है। अब क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, बारिश ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा होगा, तो इससे क्या है कि हाइड्रो पावर की पोटेंशियल भी इंक्रीज हो सकता है, ये स्टडी आपकी कहती है। जैसे ये क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा हाइड्रो पावर जनरेशन पे, ये एक बहुत एडवांस टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर बनेगा। ठीक है, इस पे बढ़िया प्रश्न भी आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि जो कोल पावर प्लांट्स हैं, ये उसके बाद हाइड्रो पावर सेकेंड हाईएस्ट सोर्स है पावर का, लगभग 13% है। और क्लीन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जब हम बात करते हैं तो इसका हाइड्रो पावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो जैसे जैसे आपकी ये कहा गया कि जैसे जैसे मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा आसमान में मॉइस्चर उतना बनेगा, जितना अधिक मॉइस्चर बनेगा उतना अधिक बारिश होगी, रेनफॉल होगा। और इस प्रकार से जो रेनफॉल कंटिन्यूसली होता जाएगा, कंटिन्यूसली जो रेनफॉल होगी, इससे क्या है जो रिजर्वायर्स हैं, इनफ्लो टू द रिजर्वर, इंक्रीज्ड इनफ्लो टू द रिजर्वायर, इट मीन्स व्हाट कि इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन, एंड जो ये रिजर्वायर है उसमें भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो फिर रिजर्वायर की कैपेसिटी भी कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कहा गया अगर अगर टेम्परेचर आपका वार्म होता है, सो रेनफॉल भी इससे 5 से 33% तक इंक्रीज होगी, और इससे जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है वो भी लगभग 9 से 36% तक इंक्रीज हो सकता है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। इवन जो डैम्स है सेंट्रल इंडिया की बात करें तो उसमें काफ़ी सारा जो कंपैरिजन जो रिजर्वायर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू द नॉर्थ एंड साउथ, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस जो वहाँ पे आपकी प्रेजेंट है। तो ग्लोबल वार्मिंग जिससे जो टेम्परेचर कंटिन्यूस बेसिस में अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, तो इससे जो है एक्सट्रीम इनफ्लो एंड हाई रिजर्वायर स्टोरेज कंडीशन बनेगी। मतलब जो डैम्स हैं उन डैम्स में और अधिक स्टोरेज पानी का होने लगेगा। अब इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि सपोज करो कि कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाए, अगर कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाएगा, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि फिर वो पानी एक फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो गेट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप गेट ओपन करोगे तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि फिर उससे फिर जो डैमेज है वो हो सकता है, फ्लडिंग की सिचुएशन एराइज हो सकती है। मतलब अगर रिजर्वायर की जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा पानी आने लग जाए उसमें, तो फिर फ्लडिंग को प्रिवेंट करने की जगह इट मे रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लडिंग इटसेल्फ, फ्लड लाइक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। सो यहाँ पे ये भी कहा गया कि सेंट्रल साउथ इंडिया की बात करें उससे कंपैरिजन जो नॉर्थ इंडिया है उसमें हायर वार्मिंग हो सकती है फ्यूचर के अंदर, देर इज दिस पॉसिबिलिटी ऑफ एज वेल। सो हाईएस्ट वार्मिंग लगभग 5 डिग्री की है, नॉर्थ इंडिया के लिए प्रोजेक्ट की गई है। वार्मिंग इज प्रोजेक्टेड टू अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस फॉर सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, लाइक 3 to 4 डिग्री सेल्सियस होगा, नॉट 34, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ये होगा मतलब सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के अंदर होगा। और इस वजह से क्या है कि देर विल बी हायर प्रेसिपिटेशन, बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ डैम में पानी भी ज़्यादा आ सकता है। एंड अगर ये पानी आता है तो वी हैव द पोटेंशियल, लाइक वी नीड टू इंक्रीज द पोटेंशियल सो दैट वी कैन यूटिलाइज हाइड्रो पावर्स, जो हाइड्रो पावर्स उनको हम यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पे गंगा है, महानदी है, ब्रह्मणी है, जो वेस्ट कोस्ट रिवर बेसिन है, ये क्या है, ये फर्दर फ्यूचर में इनमें फ्लो रिड्यूस होगा। अब ये भी चीज़ें देखो, दुनिया में प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं होगी पानी की कमी होगी, प्रॉब्लम इस चीज़ से होगी कि जहाँ हमें पानी चाहिए वहाँ पानी ना अवेलेबल होगा, क्योंकि अर्थ में जितना पानी आज से बहुत समय पहले था आज भी उतना ही है, बट किस फॉर्म में पानी प्रेजेंट है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। जो ग्लेशियर के फॉर्म में प्रेजेंट है वो मॉइस्चर के फॉर्म में हो जाएगा। सब जो पानी आपका बारिश होता था नदियों में होता था वो समुद्र में चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, जहाँ पानी हो सकता है, आपने जहाँ डैम बना रखा है, सपोज करो कि जहाँ आपने डैम बना रखा है वहीं पे पानी जो है वो वहाँ पे बारिश ही ना हो बहुत समय तक, डैम पूरे सूख जाएंगे। ऐसे बहुत सारे डैम्स हैं, जयपुर के पास ही देखो तो वहाँ पे एक डैम कौन सा है, तो वो वहाँ पे रामगढ़ है ऐसे कुछ करके, तो वो पानी ही नहीं है उसमें। अब उसमें भी और लोगों ने फिर एनीकट बना लिए थे, कैनाल बना के सारा पानी उसका निकाल लिया, पानी जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। सब ये सब भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी बारिश ही नहीं होगी तो कहाँ से पानी आएगा, ये भी सब प्रॉब्लम्स आगे जो है हो सकती है। तो कंटिन्यूस बेसिस में देखो, वार्मिंग जितनी अधिक होगी, जितना एटमॉस्फेयर वार्म होगा उसका मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, उतना अधिक प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल के चांसेस भी आपके बने रहेंगे, ये चीज़ है। और अगर बारिश ज़्यादा होगी तो फिर जो हाइड्रो पावर जनरेशन का पोटेंशियल है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड दिस इज ऑल्सो स्टेटेड कि खास तौर से जैसे अब
जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो स्नो का लेवल रिड्यूस होगा, स्टोरेज लाइक ग्लेशियल स्टोरेज, या वी कैन से कि ग्लेशियर फॉर्म में जो पानी जो प्रेजेंट है उसमें भी रिडक्शन आएगा। स्नो में देखा जाए तो उसमें भी रिडक्शन होगा, एंड स्नो विल स्टार्ट मेल्टिंग, मेल्टिंग होगी। बहुत सारे रिवर के सोर्सेस वही ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे। सारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर एक बार तो पानी बढ़ेगा, लेकिन फिर बाद में अगर ग्लेशियर नहीं बनेंगे तो फिर पानी कहाँ से आएगा? दिस इज ऑल्सो वेरी, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। यमुना रिवर, गंगा रिवर, वो ग्लेशियर से निकलती है, वो ग्लेशियर ही पिघल गया पूरा तो फिर पानी कहाँ से आएगा? ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज रिलेटेड विथ मैनग्रोव्स। ठीक है, इस बजट में बहुत ज़्यादा फोकस मैनग्रोव्स पे किया गया। तो ये देखो, ये समुद्र है, समुद्र और पानी जहाँ पे ऐसा मिलता है, थोड़ा खारा पानी होता है, वहाँ पे ये पौधे निकलते हैं, इन्हें हम मैनग्रोव्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिशन है, ये आपका शॉर्ट में है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस्टी। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स में इस साल प्रश्न बिल्कुल फ्रेम हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे देखो ये पूरा है। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान देना कि ये जो देख रहे हो ना, ये ऐसे निकली, ये इसकी रूट्स होती हैं, ये रूट्स होती हैं, क्योंकि देखो क्या नीचे दलदली इलाका होता है, तो नीचे पानी, रूट्स में पानी भर जाएगा, तो वो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो नहीं हो पाती, तो क्या है, रूट्स बाहर की तरफ निकालते हैं। और इसके लिए टर्म भी याद होता है, यूज़ होता है, न्यूमेटोफोर्स शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब मैनग्रोव्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायोशील्ड का काम करते हैं, मतलब समुद्र की लहरों से आसपास के कोस्टल इलाके को बचाना, कोस्टल इरोजन से बचाना। तो यूनियन बजट जो है इस बार का बहुत अधिक फोकस किया है। ठीक है, एक जो मिस्टी मिशन, मिस्टी की क्या फुल फॉर्म क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। तो जो आपका मैनग्रोव्स हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए इस मिस्टी प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया गया है कि मैनग्रोव का प्लांटेशन को इंक्रीज किया जा सके। मैनग्रोव सॉल्ट, इवन क्योंकि देखो समुद्र का जो पानी है उसके आसपास की जो ज़मीन है उसमें काफ़ी सॉल्ट होगा, और उसमें ये ग्रो इजिली कर सकते हैं। तो इवन ट्रॉपिकल कंडीशन, सब ट्रॉपिकल कंडीशन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इन सब जगहों पे ये आपके ग्रो कर सकते हैं। जो अगर हम व्हेन यू टॉक अबाउट द मैनग्रोव्स, एंड इवन जो कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल इलाके की बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बायोशील्ड के रूप में काम करते हैं। क्योंकि जैसे मान लो आपका ये है, और यहाँ पे आपने मैनग्रोव्स ये जो भी मैनग्रोव्स हैं, ये जैसे मैनग्रोव्स हैं, तो अगर लहरें तेज़ी से आती हैं तो ये उसके फोर्स को रोकती हैं, फोर्स मैनग्रोव्स की अगर हम बात करें। सो बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे खास तौर से देखो क्लाइमेट चेंज का भी थ्रेट है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म का भी थ्रेट है। देखो एक बहुत यूनिक डेवलपमेंट भी है, ध्यान सुनना कि जैसे क्या हो रहा है कि सी लेवल हल्का सा राइज होगा। पहले मैनग्रोव्स जो यहाँ किनारे किनारे जो मैनग्रोव्स थे, थोड़ा दूर जो मैनग्रोव्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होते हैं, मतलब बहुत सॉल्ट में ग्रो नहीं कर सकते। बट समुद्र का पानी थोड़ा आगे तक जा रहा है, इससे बहुत सारी मैनग्रोव स्पीसीज वहाँ ग्रो भी नहीं कर पाती। जो हाइट सॉल्ट टॉलरेंट है वो तो ग्रो कर पाएंगी, बाकी सारी नहीं ग्रो कर पाती। तो हमारे पास लगभग 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, और उसमें ये मैनग्रोव्स कोस्टल इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव रिपोर्ट की बात करें तो उसमें हाईलाइट किया जो टोटल मैनग्रोव कवर है वर्ल्ड में इतना है, लगभग 14.7 मिलियन हेक्टेयर का, और इंडिया में लगभग इतना 0.49 मिलियन हेक्टेयर है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। और ये 9 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेस्ट बंगाल में सबसे हाईएस्ट जो मैनग्रोव्स आपके प्रेजेंट है। और ये जो रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैनग्रोव्स कवर इंक्रीज किया गया 4,46 स्क्वायर किलोमीटर 1987 से, इतना इंक्रीज किया गया है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका वी कैन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज है, मैनग्रोव की कटाई भी कर दी जाती है, लैंड की डिमांड है तो मैनग्रोव काट के वहाँ लैंड बना के रिजॉर्ट बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, ये भी एक चैलेंज बन जाता है। जो डिमांड है, लकड़ी की कमी है, फ्यूल वुड की जरूरत है, तो ये मैनग्रोव तो पेड़ ही होते हैं ना, इनको काट के सब लोग इस टाइप का कर रहे हैं। तो ये सब एक बड़े चैलेंजेस हैं कि किस तरीके से हम मैनग्रोव्स को बचाएं, ये बहुत जरूरी, क्योंकि धीरे धीरे तो फिर रिड्यूस होता जाएगा। अब ये जो ट्री स्पीसीज मैनग्रोव्स की अगर हम बात करें तो उसमें कई प्रकार के मैनग्रोव्स होते हैं। जो असली मैनग्रोव्स होते हैं वो जनरली सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं, और उनका न्यूमेटोफोर्स, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, न्यूमेटोफोर्स। और इसमें एक चीज विवी पेरी भी एक इनका एक फीचर होता है। जैसे मान लो क्या होता है कि एक प्लांट है, इसी प्लांट से जुड़ के दूसरा प्लांट आएगा, जैसे ही दूसरा थोड़ा ग्रो करेगा इससे अलग हो जाएगा। तो विवी पेरी वाला जो कंसेप्ट है, विवी पेरी जर्मिनेशन जिसे हम कहते हैं, ये भी आपका ये फॉलो करती है। ये ट्रू मैनग्रोव फीचर्स हैं
नुमेटोफोर्स और विविपेरी, ये ट्रू फीचर्स हैं। अब इकोसिस्टम की बात करें तो ये क्या है, जो इंटरटाइडल फ्लो है। इंटरटाइडल का मतलब होता है, मान लो ये समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी टाइड्स आती है यहाँ तक जाती है, फिर वापस यहाँ तक जाती है। तो ये जो टाइड मैक्सिमम एरिया तक जा रही है और ये मिनिमम, तो ये जो पूरा एरिया है इसको हम इंटरटाइडल बोलते हैं। टाइड्स जो आती हैं, तो जैसे जो आपकी टाइड्स आती हैं तो वो कितना एरिया तक जाएंगे और कितना ये मिनिमम एरिया, कितना एरिया मैक्सिमम तक फ्लो जाएगा, तो पूरा इंटरटाइडल जोन आ जाता है। तो यहाँ पे भी मैनग्रोव्स आपके काफ़ी ग्रो करते हैं। और ख़ास तौर से देखा जाए तो अब आज के समय में देखा जाए कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कोस्ट के अलॉन्ग, जैसे सपोज़ करो कि आपने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया है, कुछ इस टाइप से शुरू कर दिया, फिशरी एक्टिविटी एक्वाकल्चर के नाम पे, तो फिर क्या होगा कि ये जो टाइडल फ्लो है ये अफेक्ट होगा। टाइडल फ्लो अफेक्ट होगा तो पूरा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, क्योंकि ये समुद्र के पानी पर ये लोग भी बहुत निर्भर करते हैं। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम भी इसका बहुत डिपेंड करता है। तो सुंदरबन लार्जेस्ट मैनग्रोव्स हैं, एंड वी कैन से, और इसका भी मैनग्रोव्स को मछली पालन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब कौन सी एजेंसी रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे देखो, ये जो मिस्टी है, ये प्रोग्राम आपका मतलब मैनग्रोव्स का प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा। इसको आपका कैंपा, जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, मनरेगा के साथ इसको लिंक किया जाएगा। एंड ये कैंपा अथॉरिटी इसको देखेगी भी। जैसे मान लो अगर किसी पर्पज़ के लिए मैनग्रोव क्लियर किया जाता है तो उसके कंपनसेटरी वे में भी मैनग्रोव्स को ग्रो किया जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज के लिए क्यों ज़रूरी है ये सब, क्योंकि स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव 2022 इसने हाईलाइट किया है कि जो ये इकोसिस्टम है, देखो क्लाइमेट चेंज में हम सबसे ज़रूरी चीज़ क्या कहते हैं, वी से कि हमें कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करना है। कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। कार्बन के एमिशन को अगर हमें रिड्यूस करना है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है तो उसको होल्ड करने में मैनग्रोव्स का भी एक बड़ा रोल है, जिसे हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन शब्द भी जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही मैनग्रोव्स जो हैं वो आसमान में जो कार्बन उसका इस्तेमाल करके CO2 जो है उसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत। तो अगर आप उसको क्लियर कर दोगे तो क्या होगा कि वो जो कार्बन है जो ये प्लांट यूटिलाइज कर लेते थे वो कार्बन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सो अगर 1% का भी लॉस होता है तो इससे 0.23 गीगाटन ऑफ CO2 का आप कह सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। तो जो कि बहुत ह्यूज है, जो कि इक्विवेलेंट है 520 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल। अब खुद मानो कि मात्र 1% के लॉस में दिक्कत है। ये चीज़ समझना जरूरी है। तो अगर आपसे पूछे कि मैंग्रोव्स का इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज में क्या है, तो ये पॉइंट आप जरूर से हाईलाइट करना है। तो ये जो मिनिस्ट्री इनिशिएटिव है जो कि इस बजट में भी फोकस किया गया है, ये हमें हेल्प करेगा कि हमने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस जो कॉन्फ्रेंस थे उसमें जो हमने कहा था कि हमारा जो हम टारगेट हमने रखा था कि जो कार्बन सिंक है हम क्रिएट करेंगे 2.53 मिलियन टन। कार्बन सिंक का मतलब कि जो कार्बन जनरेट एटमॉस्फेयर में होता है उसको हम प्लांटेशन के माध्यम से उनको कम करेंगे। दे विल एक्ट एज अ कार्बन सिंक, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन जनरेट होगा उसको ये CO2 जो के फॉर्म में अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से ये प्लांट यूज कर लेंगे। तो उस गोल को मीट करने में भी जो है ये मैनग्रोव्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि जो गोल हमने अंडर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के माध्यम से किया है। सो इंडिया ने मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसको भी ज्वाइन किया था 27th सेशन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इजिप्ट के अंदर हुई थी। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखो अभी कोर्सेस अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्सेस मैं लेकर आ रहा हूँ, साइंस टेक एनवायरमेंट IR और एग्रीकल्चर। तो ये प्रीलिम्स रिवीजन कोर्सेस हैं, दे आर प्रीलिम्स रिवीजन कोर्सेस। एंड देखो unacademy.com में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, कोड डालो SPLIV। तो देखो अभी बहुत बड़ा ऑफर भी चल रहा है, मेगा ऑफर भी चल रहा है, जिसमें 12 मंथ्स में आपको 4 मंथ्स फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये 12 मंथ्स तक आप मेरे कोर्स भी देख सकते हो, सारे एजुकेटर के कोर्सेज देख सकते हो, प्रीलिम्स कोर्सेज देख सकते हो, सारा मतलब पूरा सब कुछ, मेंस भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप 24-25 की तैयारी करो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस जरूर से कर सकते हैं। सो अपना आंसर आप पोस्ट करना है आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है, और कोशिश करें डेली बेसिस में आंसर को पोस्ट करें। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया भी था। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF भी अवेलेबल होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।